राहुल गांधी के 10 करीबी नेता जिन्होंने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और नंबर 1 वाले की कहानी तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। नंबर 10 पर आते हैं सचिन राव जी। राहुल गांधी जी के इस इंटेलेक्चुअल कोर कमेटी मेंबर ने पार्टी में कॉरपोरेट कल्चर और एनजीओ स्टाइल ट्रेनिंग का ऐसा घोल मिलाया कि कांग्रेस का पारंपरिक बूथ कार्यकर्ता ही जमीन से गायब हो गया। सचिन राव जी ने व्यावहारिक राजनीति को पूरी तरह दरकिनार करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वातानुकूलित कमरों की वर्कशॉप्स पर इतना अंधा भरोसा किया मानो चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार की धूल भरी सड़कों पर नहीं, किसी कॉरपोरेट बोर्ड रूम में लड़े जा रहे हैं। राजनीति में कहावत है कि किताबी पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता, लेकिन सचिन राव जी कांग्रेस के कैडर को वही क्लासरूम थ्योरी सिखाते रहे। नतीजा यह निकला कि विरोधी दल का पन्ना प्रमुख जमीन पर पसीना बहाकर वोटर को पोलिंग बूथ तक खींच रहा था, और सचिन राव जी के ट्रेनिंग मॉड्यूल से निकले कार्यकर्ता केवल फीडबैक फॉर्म भरने में व्यस्त थे। जमीनी हकीकत को समझे बिना पार्टी के पारंपरिक कार्यकर्ता को ऐसी बेतुकी कॉरपोरेट भाषा में उलझा दिया गया कि कांग्रेस की चुनावी मशीनरी को जंग लग गई। लेकिन रुकिए, किताबी ज्ञान से निकलकर अब जरा उन विदेशी चुनावी प्रयोगों पर आते हैं जिन्होंने राज्यों में पार्टी के बच्चे कुछ केले भी डहा दिए। नंबर 9 पर आते हैं मधुसूदन मिस्त्री जी। भारतीय राजनीति में नकल में भी अकल चाहिए वाली कहावत मधुसूदन मिस्त्री जी के फैसलों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन्होंने अमेरिकी तर्ज पर कांग्रेस में प्राइमरीज का ऐसा अजब गजब प्रयोग शुरू किया जिसमें टिकट बांटने के लिए पार्टी के अंदर ही वोटिंग कराई जाने लगी। भारत के जटिल जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को समझे बिना थोपा गया यह विदेशी फॉर्मूला पार्टी के लिए आसमान से टपके और खजूर में अटके जैसा साबित हुआ। टिकट वितरण के लिए ऐसी स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गईं जिन्होंने जमीन पर मजबूत पकड़ रखने वाले कद्दावर दावेदारों को किनारे कर दिया और ऐसे चेहरों को टिकट थमा दिया जिन्हें उनके अपने मोहल्ले में भी कोई नहीं पहचानता था। परिणाम यह हुआ कि राज्यों में टिकट बढ़ते ही खुलेआम सिर फुटबॉल शुरू हो गई। जीतने वाले जिताऊ नेता बगावत करके दूसरी पार्टियों में चले गए और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाए। मिस्त्री जी के इन मनमाने प्रयोगों ने कांग्रेस के पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे की ऐसी रीढ़ तोड़ी जिससे पार्टी आज तक उबर नहीं पाई है। मगर टिकटों के इस खेल से भी ज्यादा खतरनाक वह दर्द था जो राहुल गांधी जी के चारों तरफ खड़ा किया गया था। नंबर 8 पर आते हैं अलंकार सबाई जी। बैक स्टेज रिसर्च और नैरेटिव बिल्डिंग के प्रमुख खिलाड़ी माने जाने वाले अलंकार सबाई जी राहुल गांधी जी के उस अभेद इको चैम्बर के सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं जहां तक जमीनी हकीकत की हवा भी नहीं पहुंच पाती थी। इनका मुख्य काम था डेटा एनालिसिस करना और नए राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना। लेकिन चिराग तले अंधेरा देखिए कि इनके गड़े हुए भाषण और रिसर्च हिंदी पट्टी के आम मतदाता के दिल को छू तक नहीं पाए। पार्टी की हर करारी चुनावी हार के बाद हाईकमान के सामने ऐसे आंकड़े और तर्क पेश किए जाते रहे मानो हार में भी कोई बहुत बड़ी नैतिक जीत छिपी हो। राजनीति का सीधा नियम है, जब नेता को जमीनी कड़वा सच बताने के बजाय सिर्फ वही चाशनी परोसी जाए जो उसे पसंद हो तो उसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। अलंकार सबाई जी के फीडबैक लूप ने पार्टी नेतृत्व को आम जनमानस की बुनियादी समस्याओं से काटकर केवल बौद्धिक बहसों में उलझाए रखा, जिसका सीधा चुनावी फायदा विरोधियों ने हर बार उठाया। अब जरा सोचे, जब रिसर्च का यह हाल था तो उन जनाधार वाले वरिष्ठ नेताओं की क्या दुर्गति हुई होगी जिन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था। नंबर 7 पर आते हैं कनिष्क सेन जी। एक दौर में राहुल गांधी जी के सबसे ताकतवर गेट कीपर कहे जाने वाले कनिष्क सेन जी की भूमिका कांग्रेस के पतन में बेहद निर्णायक मानी जाती है। दरबान ही जब राजा बन बैठे तो रियासत का बिखरना तय होता है, और यही कनिष्क सेन जी के दौर में देखने को मिला। पार्टी के बरसों पुराने कद्दावर नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्रियों और मास लीडर्स को राहुल गांधी जी से मुलाकात के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, और अक्सर कनिष्क सेन जी के अपॉइंटमेंट फिल्टर से ही उन्हें बेरंग लौटा दिया जाता था। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जैसा जनाधार वाला नेता जब असम की जमीनी रणनीति लेकर आलाकमान से मिलने आया तो इसी दरबारी उपेक्षा से तंग आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद समूचे पूर्वोत्तर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर कई युवा और अनुभवी नेताओं ने इस कॉरपोरेट दीवार से आजिज आकर धीरे धीरे पार्टी से किनारा कर लिया।
मांस बेस वाले नेताओं को बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखाना और पार्टी को सिर्फ 4 दरबारियों के भरोसे छोड़ देना ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसने कांग्रेस के कई मजबूत गढ़ ढहा दिए। नंबर 6 पर आते हैं दिग्विजय सिंह जी। आ बैल मुझे मार वाली कहावत अगर किसी कद्दावर नेता की कार्यशैली पर सटीक बैठती है तो वे हैं दिग्विजय सिंह जी। कांग्रेस जब भी किसी चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत सियासी मोमेंटम बनाती दिखती है, ठीक उसी समय दिग्विजय सिंह जी का कोई ऐसा गैर जरूरी और विवादास्पद बयान आ जाता है जो पूरे के पूरे चुनाव का रुख पलट देता है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर गैर जरूरी सवाल उठाना तो कभी ऐसे संवेदनशील धार्मिक और वैचारिक बयान देना जिससे विरोधी दलों की थाली में सजाकर राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण का मुद्दा मिल जाए। विपक्ष को चुनाव जीतने के लिए कोई अलग से नैरेटिव गाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दिग्विजय सिंह जी अकेले ही उनके कैंपेन का काम आसान कर देते थे। इन चुनाव के बीच में आकर अपने ही घर में आग लगाने जैसी इन बयानबाजियों ने पार्टी के पूरे एजेंडे को बैकफुट पर धकेल दिया। इस रणनीति ने हिंदी पट्टी के पारंपरिक बहुसंख्यक वोटर को कांग्रेस से पूरी तरह दूर छिटक दिया और पार्टी चुनाव दर चुनाव केवल अपनी सफाई पेश करने में ही उलझ कर रह गई। लेकिन रुके, बयानों से भी ज्यादा नुकसान तो उन एक्सेल सीट्स ने पहुंचाया जिन्होंने 2019 में पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे। नंबर 5 पर आते हैं प्रवीण चक्रवर्ती जी। 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स सेल के मुखिया बनकर उभरे प्रवीण चक्रवर्ती जी ने कागजी घोड़े दौड़ाने का वही रिकॉर्ड बनाया जिसका खामियाजा पार्टी को भारी पराजय से चुकाना पड़ा। इन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने ऐसे एल्गोरिदम और कंप्यूटर प्रेजेंटेशन पेश किए कि जमीन पर न्याय योजना की घोषणा होते ही चुनावी आंधी आ जाएगी और विरोधी पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे। जमीनी स्तर पर बिना किसी ठोस बूथ मैनेजमेंट के सिर्फ रैंडम फोन कॉल्स और डेटा सैंपलिंग के दम पर चुनाव जीतने का ऐसा फर्जी हवाई महल तैयार किया गया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह आत्ममुग्ध होकर निश्चिंत बैठा गया। जब 23 मई 2019 को नतीजे सामने आए तो कांग्रेस महज 52 सीटों पर सिमट गई और हवा में तीर चलाने वाले सारे डेटा मॉडल भर भरा कर गिर पड़े। चुनाव जमीन पर पसीना बहाकर जीता जाता है, एयर कंडीशनर वाले कमरों में लैपटॉप की स्प्रेडशीट चलाकर नहीं। प्रवीण चक्रवर्ती जी के इस गैर व्यावहारिक सिस्टम ने पार्टी के करोड़ों रुपए और अमूल्य समय को उस रणनीति में बर्बाद किया जिसका भारतीय मतदाता की नब्ज से कोई लेना देना नहीं था। नंबर 4 पर आते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर टीवी स्टूडियो में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक बात है और जमीन पर चुनाव जीतना बिल्कुल दूसरी बात। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इसी बुनियादी फर्क को समझने में नाकाम रहे। लंबे समय तक कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रहते हुए इन्होंने पार्टी की पूरी राजनीति को सुबह शाम की प्रेस ब्रीफिंग्स और सोशल मीडिया के तीखे बयानों तक सीमित कर दिया। इनका मानना था कि कैमरे के सामने भारी भरकम शब्द बोलकर और आक्रामक बाइट्स देकर चुनावी लड़ाई जीती जा सकती है। गए थे नवाज बख्शवानी, गले पड़ गए रोजे। जैसा हाल तब हुआ जब खुद इनके अपने गृह राज्य हरियाणा में और जिन राज्यों के प्रभारी बने वहां पार्टी अंदरूनी कलह के चलते बिखरती चली गई। इनके कार्यकाल में ना तो कोई असरदार काउंटर नैरेटिव बन पाया और ना ही जमीनी मीडिया मैनेजमेंट संभल सका। ताज्जुब की बात यह रही कि लगातार चुनावी हारों के बावजूद पार्टी में इनका प्रभाव बढ़ता गया जिससे जमीन पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट गया। नंबर 3 पर आते हैं जयराम रमेश जी। कांग्रेस के पूरे कम्युनिकेशन और संवाद को आम जनता की सीधी सादी भाषा से निकालकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का रूप देने का पूरा श्रेय जयराम रमेश जी को जाता है। ऊंची दुकान और फीका पकवान की तर्ज पर जयराम रमेश जी ने ऐसे बौद्धिक विमर्श और भारी भरकम अंग्रेजी प्रेस नोट जारी किए जिन्हें पढ़कर ग्रामीण किसान या छोटा व्यापारी तो दूर कांग्रेस का अपना ब्लॉक अध्यक्ष भी माथा पकड़ लेता था। विरोधी दल जहां ठेठ देसी आक्रामक और स्थानीय मुहावरों में सीधे जनता के दिल से संवाद कर रहे थे, वहीं जयराम रमेश जी सोशल मीडिया पर हाई लेवल अंग्रेजी शब्दों की बाजीगरी दिखाने में व्यस्त थे। चुनावों के नाजुक मोड़ पर ऐसे अकादमिक मुद्दों पर पार्टी को पूरे ऊर्जा बर्बाद करवाई गई जिनका आम वोट बैंक से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। इनके द्वारा तैयार किया गया मीडिया नैरेटिव जमीनी सच्चाई से इतना कटा हुआ था कि पार्टी का मूल संदेश आम मतदाता तक पहुंच ही नहीं पाया और कांग्रेस सिर्फ दिल्ली के
संभ्रांत बौद्ध कमरों तक सीमित होकर रह गई। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह बौद्ध के टकराव सबसे बड़ा नुकसान था, तो नंबर 2 पर आने वाले चेहरे के कारनामे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं सेम पित्रोदा जी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। यह पंक्ति कांग्रेस पार्टी सेम पित्रोदा जी के राजनीतिक योगदान के लिए रोज दोहरा सकती है। जब भी कांग्रेस किसी चुनाव में जमीनी मेहनत के दम पर मुकाबले में लौटती दिखाई दी, ठीक मतदान से 48 घंटे पहले सैम पित्रोदा जी 7 समंदर पार से आकर ऐसा सेल्फ गोल दाग देते थे कि पूरी पार्टी की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर जाता था। 1984 के दंगों पर हुआ तो हुआ जैसा असंवेदनशील बयान देना हो, या फिर आम चुनाव के बीच अमेरिका की तर्ज पर भारत में विरासत टैक्स लगाने की पैरवी करना हो, सैम पित्रोदा जी ने विरोधियों को ऐसे ब्रह्मास्त्र थमाए कि कांग्रेस को बार बार बैकफुट पर आकर हाथ जोड़ने पड़े। भारत के मध्य वर्गीय परिवारों की पाई की बचत और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ से कोसों दूर बैठे इस पारिवारिक सलाहकार ने ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जिन्होंने मध्य वर्ग और राष्ट्रवादी मतदाताओं को कांग्रेस से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। चुनाव के आखिरी वक्त में पूरे कैंपेन को पटरी से उतारने का जैसा रिकॉर्ड सैम पित्रोदा जी ने बनाया है, वह भारतीय चुनावी इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। नंबर 1 पर आते हैं के.सी. वेणुगोपाल जी। कांग्रेस संगठन के सबसे शक्तिशाली महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जी को यदि पार्टी के सांगठनिक पतन का मुख्य सूत्रधार कहा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक इसे कतई गलत नहीं मानते। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था वाली स्थिति इनके पूरे कार्यकाल में साफ दिखाई दी। दक्षिण भारत से आकर उत्तर भारत की बेहद जटिल सामाजिक और क्षेत्रीय राजनीति को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश में इन्होंने राज्यों के मजबूत छत्रपों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। राजस्थान में सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का खुला विवाद वर्षों तक सुलगता रहा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आपसी टकराव ने पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार गंवा दी और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अपमानित करके पार्टी को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। हर बड़े राज्य में अंदरूनी गुटबाजी को सुलझाने के बजाय अनदेखा करना, गलत टिकट बांटना और स्थानीय कद्दावर नेताओं को हाईकमान के सामने लाचार बना देना, इनकी ऐसी सांगठनिक नीतियां रहीं जिसने कांग्रेस को जीती हुई बाजी भी हरा दी। इस केंद्रीकृत दरबारी राजनीति ने पूरे देश में कांग्रेस के संगठन को ऐसी ICO की हालत में पहुंचा दिया जहां से वापसी करना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताना ना भूलें।